अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के लेक्चर में वेलकम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है अ फ्रेमवर्क ऑफ एम्प्लॉय रिलेशंस लॉ एंड चेंजिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। होता यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जब एम्प्लॉयज़ को करती हैं, रिक्रूट करती हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन प्रोड्यूस करती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब कि एम्प्लॉयज़ को वो तमाम कंडीशंस रिटन फॉर्मेट में प्रेजेंट की जाती हैं जिनके तहत वो आगे आने वाले वक्त में जॉब करेंगे या अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। वो जो रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो जितनी क्लियर हों, जितनी कंसाइज हों, अंडरस्टैंड करने में, परफॉर्म करने में, उतने ही आने वाले दिनों में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम आती हैं। जितनी वो जो इन पे जो फोकस है इन टर्म्स एंड कंडीशन पे कम हो, या फॉर एग्जांपल सम एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि इन पर फोकस नहीं करती इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अगर ये चीज़ें ज़बानी कलामी तय हों तो फिर ये जो सिचुएशन है ये आने वाले दिनों में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जो पब्लिक सेक्टर है ख़ास तौर पे, या जो एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने हर एक जॉब रोल के लिए बाकायदा रिटन फॉर्मेट में टर्म्स एंड कंडीशन तैयार की होती हैं, जो कि जैसे ही वो एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं उसको सबसे पहले वो टर्म्स एंड कंडीशन प्रेजेंट की जाती हैं और उनको थोड़ा टाइम दिया जाता है एम्प्लॉय को कि वो उन टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करें, पढ़ें। अंडरस्टैंड करने के बाद अगर वो एग्री करते हैं कि इन टर्म्स एंड कंडीशन पे मुझे जॉब जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो वो उसको साइन करके सबमिट कराएं पहले ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर उनकी ये जॉब जो है आगे स्टार्ट होगी। एंड पॉसिबल है कि उसमें ऐसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो जो कि एम्प्लॉय के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, तो बजाय इसके के बाद में एम्प्लॉय कहे कि नहीं मुझे तो आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो इसलिए पहले ही वो तमाम चीज़ें उसको क्लियर की जाती हैं कि आप इन शराइत की बिना पे जॉब करेंगे। मिसाल के तौर पे उसमें ऑफिस टाइमिंग मेंशन होगी कि आपका जो ऑफिस टाइम है वो ये इतने बजे से इतने बजे तक होगा। एंड पॉसिबल है कि जो नॉर्मल टाइम है वो 8 आवर्स अगर होता है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिमांड करे कि आप 12 आवर्स करेंगे ड्यूटी, तो बजाय इसके कि जब आप पहले दिन 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद छुट्टी पे जाने लगे तो वो आपसे कहेंगे नहीं आपकी ड्यूटी तो 12 आवर्स है, तो आप कहेंगे आपने तो मुझे नहीं बताया ये पहले, तो इसका मतलब पहले ही दिन कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें पहले दिन ही आपको रिटन फॉर्मेट में दे दी जाएं ताकि आप अच्छी तरह पढ़ लें, अंडरस्टैंड कर लें, और अगर आप समझते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है 12 आवर्स में ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो फिर आप उसी वक्त या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, और फिर बाद में मसाइल नहीं क्रिएट होंगे। ये एक एग्जांपल है टाइमिंग की। इसके अलावा आपकी सैलरी, आपकी जो लीव्स हैं, आपकी प्रमोशन है, या आपके अदर जो बेनिफिट्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके बारे में डिटेल इन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर मेंशन होती है। यही बेसिकली जो चीज़ें हैं, यही एक एम्प्लॉय के और एम्प्लॉयर या बॉस जो है या सुपरवाइजर है उसके दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर बनाती है या ख़राब करने का बायस बनाती है। एम्प्लॉय रिलेशंस इज अबाउट द रूल्स गवर्निंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के जो या मुलाजमत के जो रूल्स हैं वो बेसिकली एम्प्लॉय रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। सिंस पीपल आर एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एंड सच प्रोडक्शन एंटेल्स अ प्रोसेस, वी मे फर्दर से दैट एम्प्लॉय रिलेशंस इज अबाउट द रूल्स गवर्निंग द वर्क प्रोसेस। जो काम हो रहा है वहां पे, जो टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनको गवर्न करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो लाहे अमल, जो तरीकाकार, जो कवानीन बनते हैं, वो एम्प्लॉय रिलेशंस जो है उनको एस्टेब्लिश करने का बायस बनते हैं। यही जो रूल्स हैं वो किस तरह के हैं वो अभी मैंने जिक्र किया आपके सामने कि उनमें आपकी तनख्वाह के रेलिवेंट हो सकती है जो रूल्स हैं, आपकी लीव के मुतालिक, आपकी प्रमोशन के मुतालिक, आपकी मेडिकल और इस तरह के जो अदर इश्यूज हैं उनके रेलिवेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो इन रूल्स का हिस्सा हो सकती है। Employee or employment relations are concerned with managing and maintaining the employment relations, which involves handling the pay work bargain। जैसे कि मैंने कहा कि इन जो रिलेशंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन आप इसके हवाले से जो तय करती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर, वो सबसे पहले आपकी सैलरी का एलिमेंट हो सकती है कि उसमें बजाय इसके कि बाद में आप बार्गेन करें, आप पहले ही उन चीज़ों को सैलरी के एलिमेंट जो इश्यूज हैं उनको पहले ही आप रिटर्न फॉर्मेट में ले आते हैं। डीलिंग विद एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस,
इसके अलावा एम्प्लॉयज़ जो है, एम्प्लॉय कैसे काम करेगा या उसका जो मोड है वर्किंग का वो किस तरह है। मिसाल के तौर पे जैसे उसको डेली आना पड़ेगा ऑफिस या ऑनलाइन उसका जो टास्क है वो परफॉर्म हो सकेंगे। ऐसे ही कई ऑर्गेनाइजेशंस इस मोड पे काम करती हैं कि उनको एम्प्लॉय की प्रेजेंस से कोई गर्ज नहीं होता। वो कहती हैं हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। जो टास्क आपको डेली बेसिस पे मिलता है आप घर बैठे उसको फॉरवर्ड कर दें, कंपनी में आके करें, ये आपकी मर्जी है। हमें तो काम से गर्ज है, हमें आपकी प्रेजेंस नहीं चाहिए। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि जो है 100% इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि जो एम्प्लॉई है वो डेली ऑफिस अटेंड करे और जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो ऑफिस में आके करे। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि एम्प्लॉई जो है वो मिसाल के तौर पे किन शराइत पे काम करेगा, कौन सी उसकी एक्सपीरियंस क्या है, उसका जो है जो उसकी एजुकेशन है वो क्या होगी। ये जो जनरल उसकी टर्म्स हैं वो भी इन रिलेशंस के लिए उनको जो इम्प्रूव करने के लिए ये पहले तय होती हैं। इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई भी जो इश्यूज दर पे जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एम्प्लॉय के साथ उसकी प्रमोशन जो है वो डिस्कस नहीं की कि वो प्रमोट कब होगा, किन शराइत पे होगा, या मिसाल के तौर पर प्रमोट होगा तो फिर उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर ये चीज़ें तय नहीं हुई तो ये फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद अ वॉइस एंड कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉयज़, इसके अलावा जो एम्प्लॉय के कम्युनिकेशन का जो मेथड है, जो तरीकाकार है अपनी हायर अथॉरिटीज़ के साथ, अपनी जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ या अपनी टीम उनके जो मेंबर्स हैं उनके साथ कैसा होगा, कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे आपस में, उसका मोड क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर जो कोई भी बंदा जिसकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में टर्म्स एंड कंडीशन तय हो रही हैं उसने अपने बॉस को कोई चीज़ ब्रीफ करनी है या रिपोर्ट करनी है तो वह किस मेथड में करेगा। मिसाल के तौर पे बॉस के पास जाके उसके ऑफिस में फिर चीज़ें प्रेजेंट करेगा, कोई फॉर एग्जांपल कोई मेल के थ्रू या फैक्स के थ्रू या जो सोशल मीडिया के जो आजकल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप वगैरह हैं उनके थ्रू अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर देगा, प्रेजेंटेशन के मोड में करेगा, ये डिपेंड करता है, या प्रिंटिंग या रिपोर्ट जो रिटन फॉर्मेट में है उसकी सूरत में करेगा, तो ये मोड भी उसमें सारा कुछ जो है वो तय हो जाएगा। दे कंसिस्ट ऑफ द अप्रोचेज एंड मेथड्स अडॉप्टेड बाय एम्प्लॉयर्स टू डील विद एम्प्लॉयज either collectively through their trade unions और individually। अब ये जो शराइत हैं, ये तमाम मामलात हैं, ये एम्प्लॉयर जो है, ये बॉस या ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ तय करता है, और तय करने का जो मेथड है वो डिपेंड करता है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके ये काम करे, या मिसाल के तौर पर जो ट्रेड यूनियंस बनी होती हैं उनके थ्रू कोऑर्डिनेट करके तय करे कि ये काम कैसे होने चाहिए। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ट्रेड यूनियंस बनी होती हैं, एम्प्लॉयज़ की यूनियंस बनी होती हैं जो कि बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं, तो वो समटाइम एम्प्लॉयर के साथ मिलकर डिस्कस करके एम्प्लॉयज़ के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तय करती हैं, और उसमें कोशिश करती हैं कि काफ़ी हद तक जो उनकी मर्जी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तय हो जाएं जो उनको सूट करते हैं। अप्रोचेज टू एम्प्लॉय रिलेशंस, एम्प्लॉय के जो रिलेशंस हैं उनके हवाले से डिफरेंट अप्रोचेज दुनिया के अंदर यूज होती हैं, जिनमें से पहली है यूनिटरी अप्रोच। द यूनिटरी अप्रोच, द यूनिटरी पर्सपेक्टिव इज बेस्ड अपॉन द अजम्पशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एन इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ पीपल, अ लॉयल्टी स्ट्रक्चर एंड अ कॉमन गोल। यूनिटरी जैसे इत्तेफाक या इसकी जो एक यूनिट या एक ग्रुप की सूरत में काम करने की इसकी सेंस है कि ये जो थ्योरी है या ये जो अप्रोच है इसमें ये जूम किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक यूनिट की तरह काम करेगी। एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो, जैसे कहते हैं कि एक फैमिली की तरह काम करना, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें तमाम लोग जो है मिलजुल के एक हार्मनी की कंडीशन में या एक जो इत्तेफाक की जो सिचुएशन है उसके अंदर काम करते हैं। इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं नजर आता ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये ऐसी अप्रोचेस के अंदर जो कि बेसिकली जो सिंगल यूनिटी है या इत्तेफाक या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में नज़र आती हैं। इसमें कोई आपको ट्रेड यूनियन नहीं नज़र आएगी, ग्रुपिंग नहीं नज़र आएगी,
कोई एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर का जो इंटरेस्ट है उनमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं नजर आएगा। ये सबसे आइडियल सिचुएशन है, ये सबसे आइडियल एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि यूनिटरी जो पर्सपेक्टिव है या थ्योरी है उस पर काम करते हैं। दूसरी थ्योरी प्लूरलिस्ट थ्योरी। ये थ्योरी उसके जो यूनिटरी थ्योरी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। This perspective assumes that the employing organizations are made up of individuals and grouped with different interests, values and objectives. The various interests and objectives of one group are likely to conflict with those of others. इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट ग्रुपिंग्स या ग्रुप्स मौजूद होते हैं जिनका अपना अपना इंटरेस्ट है, जो कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, आपस में मुतजाद हो सकता है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कुछ और सोच रखते हैं, जबकि एम्प्लॉयज जो हैं वो कुछ और तरह की सोच रखते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूनियंस बनी हो या ग्रुपिंग बनी हो तो तब ये जो थ्योरी है या इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहता है कि मेरे एम्प्लॉयज काम करें या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट ऐसा हो, जबकि जो यूनियंस हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव होती हैं एम्प्लॉयज की, वो कुछ अपनी मर्जी से काम करना चाहती हैं या अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना चाहती हैं। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल वो उनको ज़्यादा चीज़ है, या उनकी जो सेविंग्स है तो वो कोशिश करते हैं कि कम से कम एम्प्लॉयज़ पे खर्चा किया जाए ताकि उनका जो प्रॉफिट है उसकी रेशो बरकरार रहे। जबकि जो ट्रेड यूनियंस हैं या एम्प्लॉयज़ की यूनियंस हैं वो कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है उसका बड़ा हिस्सा एम्प्लॉयज़ की तरफ आए या एम्प्लॉयज़ पर खर्च हो। उनको आइडिया होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है या कितना पैसा कमा रही है, तो अगर वो फील करते हैं कि उसका बहुत थोड़ा हिस्सा एम्प्लॉयज़ के दिया जा रहा है तो वो फौरन कोशिश करते हैं कुछ स्ट्राइक करने की या अपने जो बॉस या एम्प्लॉयर हैं उसके साथ मीटिंग करने की कि हमारी जो सैलरीज हैं उनको इंक्रीज किया जाए या हमारे बेनिफिट्स को इंक्रीज किया जाए। तो समटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयर है वो फील करते हैं समटाइम्स कि अगर ऐसा वाकई है तो वो उनकी बात मान भी लेते हैं, एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस हैं या तनख्वाहें उनमें या बेनिफिट्स में इजाफा कर भी देते हैं। लेकिन समटाइम ये कन्फ्लिक्ट का शिकार भी हो जाता है ये मसला कि जो स्ट्राइक है वो चल रही है जबकि एम्प्लॉयर जो है वो बज़िद है कि नहीं ये इनका जो मुतालबा है ये बगैर किसी वजह के है। इस वक्त एम्प्लॉय जो सैलरीज हैं उनमें जो इंक्रीमेंट है वो उसकी कोई रीज़न नहीं है, उसका जवाज़ नहीं है। तो ऐसे मौके पे समटाइम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम भी छोड़ देते हैं और काम छोड़ने की वजह से जो ओवरऑल प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है और जो टारगेट्स हैं वो मीट नहीं होते, जो टाइमलाइंस हैं वो सारी एक्सीड हो जाती हैं और मार्केट वैल्यू जो है वो अलग से सारी डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है ये कभी भी फॉर एग्जांपल कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या एम्प्लॉयर है वो इसके हक में नहीं होता इस थ्योरी में कि ये इस तरीके कार के तहत हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो। तीसरी थ्योरी मार्क्स थ्योरी या मार्क्स थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स बेसिकली वो उसका ऑथर है जिसने प्रेजेंट की है। वो कहता है कि हमेशा से ही जो दुनिया है उसमें दो क्लासेस मौजूद रही हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। पहली क्लास द फर्स्ट क्लास इज द कैपिटलिस्ट विच इज रेफर्ड टू द एम्प्लॉयर। पहली जो क्लास है या पहली कैटेगरी वो जो सरमायादार हैं उनकी है, जो बेसिकली एम्प्लॉयर हैं, जो बॉस हैं। जबकि दूसरी कैटेगरी जो है वो एम्प्लॉयज की है या लेबर की, जो कि उन कैपिटलिस्ट के लिए या उन जो सरमायादार हैं पैसे वाले लोग हैं उनके लिए लेबर का काम करते हैं। ऐसी सिचुएशन जहां पे ये वाज़े दो कैटेगरीज मौजूद हों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन को जो है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म भी कहते हैं। इन सिंपलर टर्म द एम्प्लॉयर आर पावरफुल एंड द एम्प्लॉयज आर वीक। इसमें जो एम्प्लॉयर है उसके पास तमाम जितनी भी पावर्स हैं, जितने इख्तियारात हैं वो सारे एम्प्लॉयर के पास होते हैं, जबकि एम्प्लॉय के पास कोई राइट नहीं होता या एम्प्लॉय जो है हमेशा वीक होता है या जो उसकी निस्बत जो कम पावर्स का हामिल होता है या उनके पास कोई पावर्स नहीं होती। कि इस सिचुएशन में जो एम्प्लॉयर है वो उसकी मर्जी है कि तनख्वाह बढ़ाए ना बढ़ाए, जो फैसिलिटीज़ हैं दे ना दे, क्योंकि वो पावर में है। जो अपोजिट जो उसका एम्प्लॉय है उसके पास कोई राइट नहीं होता, कोई इसके पास पावर नहीं होती, कोई इसके पास फोरम नहीं होता जहाँ पे वो अपना अगर वो उसको कोई इशू दरपेश है
तो वो अपने इशू को वहाँ पे रेज कर सके, या उसकी मदद से किसी फोरम या किसी ऐसी यूनियन की मदद से या ग्रुपिंग की मदद से या किसी लीडर की मदद से अपने जो मुतालबात हैं उनको मनवा सके। कि अगर एम्प्लॉय फील करता है कि जो उसे काम लिया जा रहा है वो उसकी जो उसको पे किया जा रहा है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा है, उसको सही पे नहीं किया जाता उसकी जो उसकी एफर्ट्स हैं, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता बजाय इसके कि एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करने के। और वो भी अगर रिक्वेस्ट मान ली जाए तो बेहतर है, वरना वो कुछ नहीं कर सकेगा सिवाय या तो जॉब इन्हीं टर्म्स पे काम करे या फिर जॉब छोड़ दे। कॉन्फ्लिक्ट्स इन एम्प्लॉयज रिलेशंस। किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स एम्प्लॉयज के और एम्प्लॉयर के हो सकते हैं? दो इनकी टाइप्स हैं जी। दो तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो जो है अराइज हो सकते हैं। पहली टाइप है इश्यूज की, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ राइट्स का मतलब ये ऐसी इश्यूज हैं या ऐसे एरियाज हैं जो कि कंपलसरी हैं, जो कि एम्प्लॉय का राइट है। इन पे एम्प्लॉय आमतौर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। वो क्या चीजें हैं? एज एवरी वर्कर हैज सम फंडामेंटल राइट्स सच एज वेजेस, तनख्वाहें, लीव प्रिविलेजेस, छुट्टियां जो एक साल के दौरान अलाउ होती हैं, आवर्स ऑफ वर्क, जितने घंटे डेली काम करना है या वीक में काम करना है, कंडीशन ऑफ सर्विस विच आर ईदर सैंक्शनड और एग्रीड। इसके अलावा इंस्टेंट और ओवरऑल टर्म्स एंड कंडीशन जो है सर्विसेज की वो कौन सी होंगी। एनी ब्रीच ऑन दीज इश्यूज वुड गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स। ये जो मामलात हैं तनख्वाहों का, छुट्टियों का या आवर्स कितने काम करने हैं डेली या वीक में, इन चीज़ों पे अगर कोई मसला आ जाए तो फिर एम्प्लॉय जो है इसको अपना राइट समझता है कि नहीं, जो मेरे बुनियादी हकूक हैं उनके बारे में मुझे डिस्टर्ब किया गया है। अगर इनके बारे में कोई इशू हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि एम्प्लॉय जो है फौरन कन्फ्लिक्ट में मोड में आ जाएगा और लड़ाई और जो इस तरह के तजाद है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है। देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ अदर इशूज which do not considered as the right, but it has either a direct concern to the workers, relations between employer supervisor with subordinates or interpersonal conflicts or the future of the industry। इसमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि जिन पे समटाइम वो जो एम्प्लॉय है वो कंप्रोमाइज कर सकता है या कर लेता है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के जो रिलेशन है आपस में, जो उनका फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन का मोड है वो किस तरह का हो। या मिसाल के तौर पे जो एम्प्लॉयर है वो सही तरीके से अपने कम्युनिकेट नहीं करता एम्प्लॉयज़ के साथ या बातचीत नहीं करता या उसके रिलेशंस या दुआ सलाम अच्छी नहीं है, तो इससे वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एम्प्लॉई मिसाल के तौर पे उसकी सैलरी का इशू नहीं है, बाकी जो ऊपर हमने जो राइट्स उसके मेंशन किए हैं, अगर उनका कोई इशू नहीं है और बज़ाहिर उसकी दुआ सलाम एम्प्लॉयर के साथ ठीक नहीं है, तो वो इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर सकता है कि कोई बात नहीं, मैंने अपना काम करने आता हूँ, मैं कौन सा मिसाल के तौर पर कहेगा कि मैं अपने ताल्लुकात बनाने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है बॉस मुझे अच्छी तरीके से नहीं बुलाता, कोई इशू नहीं, मेरी जॉब तो चल रही है ना, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ अपने काम से। द ट्रेड यूनियन में इन्वॉल्व इन डिस्कशन विद मैनेजमेंट ऑन सच मैटर्स टू विच द एम्प्लॉयज आर कंसर्न्ड। जो भी इस तरह के इश्यूज हों उनको जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो एम्प्लॉयज की रिप्रेजेंटेटिव यूनियंस हैं, वो एम्प्लॉयर के साथ डिस्कस कर सकती हैं अगर वो मुनासिब चाहें। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स इंटरेस्ट हैं इसके बारे में, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ट्रेड यूनियन मौजूद है तो ये चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। अदरवाइज नहीं होती तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के बारे में की वजह से कोई एम्प्लॉय जो है वो जॉब छोड़ के चला जाए। रोल ऑफ मैनेजमेंट टू मेंटेन एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स। दो तरह की कैटेगरीज हैं, ये दो तरीक़ों से काम होता है। एक तो है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे होती है, जिसमें कोई ना कोई ऊपर उसके एक एम्प्लॉयर, कोई बॉस, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन, इस तरह की कोई जो रोल है वो मौजूद है, तो वो जो इस तरह के रिलेशंस हैं एम्प्लॉय के, उनको मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं। वो प्रैक्टिसेस किस तरह की हैं? मिसाल के तौर पे रिक्रूटमेंट करेंगे वो एम्प्लॉयज़ की, ताकि टाइम पे जो काम है उसको असाइन करने के लिए कोई ना कोई बाकायदा कोई पर्सनल मौजूद हो।
ऐसा नहीं है कि जो सीट्स हैं वो खाली पड़ी हैं और चंद बंदे काम कर रहे हों और जो बंदे काम कर रहे हैं वो तंग हों कि मिसाल के तौर पे 5 बंदों का काम जो है वो 2 बंदे मौजूद हैं तो उनसे लिया जा रहा है। तो अगर जो एम्प्लॉयर है वो फॉरन रिक्रूटमेंट करेगा और जितनी सीट्स हैं अवेलेबल या वेकेंट उनको फिल किया जाएगा तो हर बंदे के हिस्से में उतना ही काम आएगा जितना टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक तय है। इंडक्शन में दूसरा तरीकाकार जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है एम्प्लॉयज़ के रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, वो ये है कि एम्प्लॉयज़ को उनकी जितनी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो तमाम को बाकायदा इन्फॉर्म किया जाए, उनको बताया जाए, समझाया जाए, ट्रेन किया जाए, सेशंस ऐसे कंडक्ट हों जिसमें उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको इंश्योर किया जाए और बताया जाए। इंश्योरिंग द न्यू एंट्रेंट्स एंड अवेयर ऑफ द पर्सनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, कोर वैल्यूज, फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इसमें जब भी नई रिक्रूटमेंट होती है तो उन जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है कि जैसे वो इंडक्ट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिक्रूट होते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, वो तमाम चीज़ें उनको बाकायदा एक सेशन के अंदर ब्रीफ की जाती हैं। तो अगर एम्प्लॉयज़ को सारा कुछ पहले ही ब्रीफ किए कर दिया जाए तो बाद आने वाले दिनों में वो कन्फ्लिक्ट का मूड जो है वो नहीं क्रिएट होगा। एम्प्लॉय हैंडबुक, इसके अलावा एक और तरीका कार्य है कि तमाम जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो एम्प्लॉय हैंडबुक के अंदर दर्ज हों, जिसमें हर जो जॉब रोल है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हों और वो जो एम्प्लॉय हैंडबुक है वो जैसे ही किसी एम्प्लॉय को आप रिक्रूट करें तो फौरन उसको दें ताकि वो अपने जो रेलिवेंट जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जॉब के हवाले से उनको पढ़ ले अच्छी तरीके से। क्योंकि जो डिफरेंट रोल्स हैं, मिसाल के तौर पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे यूनिवर्सिटी या कैंपस है, तो उसमें आपको पता है कि डायरेक्टर कैंपस हो सकता है या HOD हो सकता है, डीन होगा या चेयरमैन होगा किसी डिपार्टमेंट का, लेक्चरर्स होंगे या टीचिंग फैकल्टी होगी या एग्जामिनेशन के लोग होंगे, एडमिशन के लोग होंगे। तो ये जितने भी जॉब रोल्स हैं हर एक की अपनी अपनी सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम करने का नौयत क्योंकि डिफरेंट है। तो अगर ये तमाम इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एम्प्लॉय हैंडबुक के अंदर दर्ज हो और ये हैंडबुक जैसे ही कोई बंदा रिक्रूट हो उसको फ़ौरन दे दी जाए तो वो उसको पढ़ के शुरू में ही आइडिया लगा लेगा कि मेरे आने वाले दिनों में मैंने किस तरह के टास्क परफॉर्म करने हैं। अगर तमाम चीज़ें पहले से क्लियर हैं तो बाद में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो परफॉर्मेंस को मैनेज करने का जो तरीकाकार हैं, डेवलप प्रोसेसेस दैट मेक श्योर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस आर एग्रीड एंड रेगुलरली रिव्यूड। जो भी काम करने का तरीकाकार है और उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको गेज कैसे किया जाएगा, ये उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, कैसे रिव्यू किया जाएगा, उसका तरीकाकार भी अगर मेंशन है उसमें पहले से ही एम्प्लॉय को बताया जाए तो फिर वो बड़ी आसानी हो जाएगी। कि मिसाल के तौर एम्प्लॉय को पता हो कि मेरा बॉस कौन सा है या मेरी परफॉर्मेंस को गेज किसने करना है या मैं किसको रिपोर्ट करूंगा, तो ये तमाम चीज़ें अगर पहले से तय हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट का मोड जो है वो नहीं क्रिएट होता। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स, इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट है या उनकी सेल्फ लर्निंग है उसके हवाले से अगर कोई प्लानिंग प्रॉपर हुई भी है जिससे एम्प्लॉय फील करते हैं कि कल को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी जो ट्रेनिंग है उसका खास ख्याल रखा जाएगा, तो ये चीज़ भी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है उसको बेहतर बनाने में बड़ी मदद देती है। मैनेजर टीम लीडर ट्रेनिंग, जो मैनेजर्स हैं और जो टीम लीडर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें एक दफ़ा वो पढ़ के उस जॉब पे आ गए हैं बस वो सफिशिएंट हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी इन्हांसमेंट करते रहें या अपनी डेवलपमेंट करते रहें। अगर एम्प्लॉयज़ फील करें कि हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, अपडेट करते हैं अपने आप को ताकि बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जा सके, तो इससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। कॉन्टैक्ट, जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स हैं उनका आपस में कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन जो है वो कितनी बेहतर है, कितना जो एम्प्लॉयर्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, डिस्कस करते हैं, चीज़ें प्लान करने में या मुशावरत करते हैं, अगर वो बेहतर है तो ये भी एक एस्पेक्ट है, ये एक मेजर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है और इससे जो रिलेशंस हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के उन पे एक अच्छा असर पड़ता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो स्टेट की है। स्टेट आमतौर पे कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि एक सिंपल एक डिस्टिंक्ट टेरिटरी रखता है, उसका अपना कोई लैंग्वेज, उसकी पॉपुलेशन है, वो स्टेट कहलाती है, जिसको हम कंट्री भी कहते हैं। और स्टेट जो है वो उसके अपने गवर्निंग रूल्स होते हैं।
वो किसी भी एम्प्लॉयर के हवाले से एम्प्लॉई हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए सेपरेट रूल्स डिवाइस कर सकती है। और जो रूल्स हैं वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे कंट्रीज़ को जो रूल्स हैं वो मिसाल के तौर पे कोई वेस्टर्न कंट्री है, उनके जो एम्प्लॉयज़ के रूल्स हैं उनके साथ डिफरेंट हो सकते हैं, उनमें फ़र्क हो सकता है, क्योंकि हमारी अपनी जोग्राफिकल लोकेशंस है, लैंग्वेज है, हमारा अपना वर्किंग एनवायरनमेंट है, कल्चरल एनवायरनमेंट है, अपना जो फॉर एग्जांपल मार्केट जो स्टेटस है वो हमारा डिफरेंट हो सकता है किसी दूसरे कंट्री के साथ। तो इसलिए जो किसी भी मुल्क के जो कवानीन हैं एम्प्लॉयज़ के हवाले से वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ के कोई एम्प्लॉय जो है वो काम का उठ के स्ट्राइक कर दें और कहें जी अमेरिका के अंदर तो ये राइट्स मिल रहे हैं एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों नहीं है। तो मिसाल के तौर पे अगर डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के वो किसी डेवलप्ड कंट्री जो है वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें, तो ये पॉसिबल है कि अगर ऐसा कन्फ्लिक्ट आ गया तो फिर हो सकता है वो रिजॉल्व ना हो, उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो जो स्टेट है वो लेजिस्लेटर के तौर पे काम करती है, इकोनॉमिक मैनेजर के तौर पे काम करती है, एम्प्लॉयर के तौर पे काम करती है, और पीस कीपर के तौर पे कि जितने भी काम हैं चाहे कानून साजी करनी है वो स्टेट करेगी, जो इकोनॉमिक्स के हवाले से जो ओवरऑल जो पॉलिसीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट जो है वो डिवाइस करती है। और गवर्नमेंट आमतौर पे एम्प्लॉयर होती है कि जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट या स्टेट या मुल्क खुद होता है। और इसके अलावा जितने भी जो इश्यूज हैं पीस के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, वो सारे स्टेट ने खुद ही देखने होते हैं। तो इसमें फिर आप किसी को कोई स्पेसिफिक बंदा उठ के जो है वो अपने जो कन्फ्लिक्ट्स हैं या अपने राइट्स हैं उनको पेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्टेट का कानून बनाती है वो सब पे फिर लागू होते हैं या सब के लिए इक्वली वो इम्प्लीमेंट होते हैं। फिर उसमें कोई एक ग्रुप या कोई इंडिविजुअल इम्प्लीमेंट जो एम्प्लॉई है वो उठ के अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं कर सकता है। ट्रेड यूनियंस एक बहुत अहम एस्पेक्ट है इस तमाम प्रोसेस का। अभी हम पिछली स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो एम्प्लॉयज़ के ग्रुप्स होते हैं, वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने में या ख़राब करने में। अगर तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूनियंस हैं जो कि पॉजिटिव सोच के लिए के तहत बनती हैं, तो वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों को साथ लेके चलती हैं और जो अदारे के बेस्ट इंटरेस्ट में जो प्रैक्टिसेस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन समटाइम जो कॉमन सा जो इम्पैक्ट है इन ट्रेड यूनियंस का वो ये है कि ये आमतौर पे अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, समटाइम एम्प्लॉयज़ के लिए भी नहीं काम करती, या ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको बिल्कुल साइड लाइन कर देती हैं और जो उनके फ़ायदे की चीज़ें हैं वो उनको ज़्यादा डिस्कस करती हैं। ट्रेड यूनियन बड़ा की रोल प्ले करती हैं, या उसके जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टू इम्प्रूव द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट के या जॉब के मुलाजमत के जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो शराइत हैं, उनको बेहतर बनाना। कि अगर कहीं वो फील करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है जॉब के हवाले से, तो वो फ़ौरन ऐसे मामले को रेज करेंगे और डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयर के साथ, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका अगर कोई उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो उसको फौरी तौर पर रोका जा सके। टू इम्प्रूव द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ वर्क, जो वर्क एनवायरनमेंट है अगर उसमें कोई इशू है, मिसाल के तौर पे जॉब्स जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, फिजिकल सिक्योरिटी जो एम्प्लॉयज़ की हैं उनके हवाले से कोई ख़तरा है, तो एम्प्लॉय जो ये यूनियंस हैं वो उस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पे जो बेसिक जो मेडिकल किट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं कोई हादसा होने की सूरत में, या मिसाल के तौर पे हादसा अगर उसके चांसेस हैं जैसे फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर होता है, तो उसके बाद कोई कॉम्पनसेशन का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि अगर हादसा हो गया है तो फिर एम्प्लॉय जाने और उसका काम जाने, जो एम्प्लॉयर है या बॉस है वो साइड पे हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन फिर जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो ट्रेड यूनियंस वहाँ पे अपना रोल प्ले करती हैं कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए किसी एम्प्लॉय के साथ कोई मिसहैप हो गई है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फिर कॉम्पनसेट करे, किसी भी फाइनेंशियल तरीके से उसको छुट्टियां दे, और छुट्टियां अगर दे तो सैलरी ना डिडक्ट करे, और अगर हादसा हो गया तो फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस
का एक प्रोसीजर होता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस का बंदोबस्त किया जाए ताकि उसको प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिल सके। टू आर्काइव फुल एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है या पार्ट टाइम है, उसके हवाले से जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे आपको पता है कि अगर ओवर टाइम काम करना है, अपने जो नॉर्मल जो रूटीन है उसके बाद ओवर टाइम का आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो डबल पे करती हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसी जो टर्म्स एंड कंडीशन चल रही हैं उनके खिलाफ फिर प्रोटेस्ट करती है। टू अचीव सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, इसके अलावा जॉब की सिक्योरिटी या इनकम की सिक्योरिटी। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे क्या सिक्योरिटी है कि मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर जो है वो एक दिन के नोटिस पे फायर कर दे किसी भी एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉय को अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या कोई इशू हो गया है, तो वो आज नोटिस दे कि जनाब कल से आपने जॉब पे नहीं आना, फायर है। तो ये सिचुएशन जो है एम्प्लॉय के बिल्कुल भी हक में नहीं है या फेवर में नहीं है। तो समटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके अंदर जो यूनियंस हैं वो इनके खिलाफ फाइट करती हैं और ये चीज़ें तय करती हैं कि जो एम्प्लॉयर है अगर वो किसी एम्प्लॉय को निकालना चाहे तो उसका क्या मोड होगा। फिर वो मिसाल के तौर पे 1 माह का नोटिस देगा पहले, या अगर फौरी तौर पे निकालना है तो 1 माह की सैलरी एडवांस देगा। ये इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फिर तय की जाती हैं। टू इम्प्रूव सोशल सिक्योरिटी, इसके अलावा जो ओवरऑल सिक्योरिटी है जो एम्प्लॉयज़ की किसी भी हवाले से, कि मिसाल के तौर पे कोई इशू को कोई हो गया, कोई डिजीज़ या ऐसा कोई सामना किसी को करना पड़ गया दौरान मुलाजमत, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको कॉम्पनसेट करेगी, कैसे उसको पे करेगी ताकि वो जो एम्प्लॉई है वो फील करे कि ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे ओन करती है या मेरे इश्यूज़ को ओन करती है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई को कोई हादसा हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए उसके साथ और उसको छुट्टी की ज़रूरत पड़ गई है, तो बजाय इसके कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कॉम्पनसेट करे, उसको छुट्टी दे और उल्टा उसकी तनख्वाह जो उसको डिडक्ट करना शुरू कर दे, या छुट्टी की वजह से एम्प्लॉई को जॉब से फारिग कर दे कि जी हम छुट्टियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि हर एम्प्लॉय के साथ हैं। वो एक ह्यूमन बीइंग होने के हवाले से एक जो एम्प्लॉई है वो उसको कोई घरेलू कोई भी इशू दरपेश हो सकता है जिसकी वजह से वो छुट्टी कर सकता है, खुद कोई मेडिकल का कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से कोई छुट्टी कर सकता है। तो ऐसे जो इश्यूज़ हैं वो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ चलते हैं, तो इन चीज़ों को साथ साथ मैनेज करना पड़ता है, तभी जो एक अच्छे रिलेशंस का जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्रिएट होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर रिलेशंस, ये सारी कहानी जो है इसका फ़ायदा क्या है या इसकी अहमियत क्या है कि ट्रेड यूनियंस बनती हैं, जो डिफरेंट जो थ्योरीज हैं, जो 3 थ्योरीज हमने पढ़ी, वो क्या चीज़ें हैं, इनका इम्पैक्ट क्या है या इनका फ़ायदा क्या बेसिकली, या क्यों ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं। पहली चीज़, इनकरेज गुड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ या एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर काम होता है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ग्रो करती हैं। ना सिर्फ उनका जो मिसाल के तौर पे जो उनका मार्केट शेयर है या उनका जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इक्वली ग्रो करती हैं। ये नहीं हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज दे, बहुत अच्छी तरह फैसिलिटेट करे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज़ को वेटेज देगा, उनके राइट्स को क्या ज़हन में रखेगा, तो इससे फिर एम्प्लॉई जो है वो भी फील करता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे इश्यूज़ को ओन करती है, तो वो भी अपनी जो फुल उसकी जो स्किल्स हैं, जो उसकी कैपेसिटी है काम करने की, वो उसके साथ काम करता है। देयर इज अ क्लियर एंड फेयर पॉलिसी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आपके पास एक क्लियर पॉलिसी मौजूद है जिसकी मदद से जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट के जो रिलेशंस हैं एम्प्लॉयज़ के वो बेहतर होते हैं। कि जब मुझे पहले ही पता हो जॉब स्टार्ट करने से पहले ही कि मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिनके तहत मुझे काम करना पड़ेगा, तो फिर बाद में मैं कोई भी फड्डा नहीं डाल सकता, कोई इशू क्रिएट नहीं करूँगा। एम्प्लॉय रिलेशन ट्रीट्स पीपल एज वैल्यूएबल एसेट्स। अगर ये तमाम चीज़ें हों, एक अच्छा रिलेशन है, तो इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक एसेट समझता है या एक कीमती चीज़ समझता है अपनी टीम, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। समटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो बॉस हैं, वो
अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको टीम मेंबर समझते हैं, टीम मेंबर कहते हैं। अगर उनकी ये सोच है कि ये हमारी टीम का हिस्सा हैं या टीम के मेंबर हैं, तो फिर वो डेफिनेटली उनको वेटेज देंगे और इससे जो एम्प्लॉय है उसके साइकोलॉजिकल जो है इम्पैक्ट वो पॉजिटिव सेंस में होगा कि एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल ऑनर फील करेगा कि मुझे मेरा एम्प्लॉयर जो रिस्पेक्ट दे रहा है। देयर इज ए इक्विटेबल, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अगर ये तमाम चीज़ें रिटन फॉर्मेट में मौजूद हैं, रिलेशन अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ एक जैसा सलूक होता है और फेयर सलूक होता है। कोई बायसनेस का मुजाहरा नहीं होता, या ऐसा नहीं है कि जो है वो कोई एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि डबल काम कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो फारग बैठे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन फिर जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर नहीं होता। देयर इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन का वे है वो बहुत ही इफेक्टिव या मौसर या एक पॉजिटिव सेंस में होता है कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं होता। तमाम एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर या बॉस या टीम लीडर जो हैं या इम्प्लीमेंटर या टीम के मेंबर्स, उन तमाम के दरमियान में एक फेयर और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन का, कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म मौजूद होता है कि ये नहीं कि खौफ की फजा नहीं होती कि समटाइम एम्प्लॉय जो है वो अपने बॉस के साथ, कई समटाइम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डरते सलाम भी नहीं लेते कि जो बॉस है वो बदतमीज़ है या आगे से कोई मिसाल के तौर पर काम कह देगा, या फॉर एग्जांपल मैं अगर सलाम लूँ तो मुझे को और कोई ऐसी बात करेगा कि बंदा जो है वो फील करेगा यार मैंने गलती की इसके साथ सलाम लेके। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे एनवायरनमेंट को या ऐसी सिचुएशन को ख़त्म करती हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो एम्प्लॉयमेंट का फ्रेमवर्क है उसके बारे में देखा है कि जो एम्प्लॉय के रिलेशंस हैं वो कैसे एक अच्छे वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ी सी इनिशियल डिस्कशन की कि डेली लाइफ में क्या होता है। इसके अलावा डिफरेंट अप्रोचेस जो कि एम्प्लॉय के रिलेशंस के हवाले से मौजूद हैं, जिनमें यूनिटरी मेथड, प्लूरलिस्ट थ्योरी और मार्केस थ्योरी, ये तीन पर्सपेक्टिव से हमने इन चीज़ों को देखा कि कौन कौन सी जो ग्रुपिंग्स हैं वो मार्केट के अंदर या कौन सी जो टेक्निक्स हैं वो अवेलेबल हैं। कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक यूनिट, सिंपल एक फैमिली या एक टीम की सूरत में काम करती हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसमें कन्फ्लिक्टिंग मोड पे काम होता है और वहाँ पे जो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ वर्क है या एम्प्लॉय की जो उसकी लाइफ है वो इतनी बेहतर नहीं होती। इसके अलावा हमने जो दो और चीज़ें देखी हैं कि कैसे वो कौन से दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके तहत जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए काम होता है। इसमें प्रोसेस और स्टेट दो चीज़ें थी। प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट कवानीन बनते हैं और कवानीन जो हैं वो किसी रिक्वेस्ट पे चेंज भी हो सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयज़ या ट्रेड यूनियन एक रिक्वेस्ट करेंगी तो उनको चेंज भी किया जा सकता है, जबकि स्टेट की सूरत में फिर इंडिविजुअल कोई भी एम्प्लॉय जो है अगर उसको कोई जॉब के साथ मसला है तो उसकी बिना पे फिर जो पूरी जो कवानीन है वो समटाइम चेंज नहीं होते, जैसा स्टेट या मुल्क के अंदर होता है, क्योंकि स्टेट भी एम्प्लॉयर के तौर पे काम करती है जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो काम करने का मोड है वो फिर डिफरेंट होगा। ट्रेड यूनियंस जो हैं उनको बारे में हमने डिस्कस किया कि ये ऐसी ग्रुपिंग्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव रोल प्ले करती हैं। पर्पस उनका पॉजिटिव रोल प्ले करना ही होता है, लेकिन समटाइम जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अपने जो उनका ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे हट जाती हैं। इसके अलावा फिर हमने इम्पोर्टेंस देखी इसकी एट द एंड कि इन तमाम मामलात की इम्पोर्टेंस की वजह क्या है, क्यों ज़रूरी हैं, इसकी अहमियत क्या है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा। कोई भी इशू हो तो हम व्हाट्सएप का जो ग्रुप का जो सेशन हमारा उनमें इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।